नमस्कार। मिसेस वीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्किन्स के अंतर्गत आज दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की हम यहाँ चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कई प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। इसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कई प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलीकरण। तो जब एल्कीन्स को क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है और 1,2 ग्लाइकॉल बनते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आप देख रहे हैं, एक जनरल रिएक्शन जलीय या तनु क्षारीय KMnO4 के साथ की रिएक्शन होती है तो ग्लाइकोल बन रही हैं। एक सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें प्रोपीन के साथ प्रोपेन 1,2 डाइऑल की प्राप्ति होती है। अब इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन कार्बन द्विबंध के परीक्षण के लिए भी किया जाता है कि 1% तनु क्षारीय KMnO4 विलयन, जिसे बेयर रिएजेंट कहा जाता है, गुलाबी रंग का होता है, जबकि 1,2 ग्लाइकॉल रंगहीन होते हैं। अतः किसी यौगिक द्वारा क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देना उसमें कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ कि कार्बन कार्बन द्विबंध के परीक्षण के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। 1% तनु क्षारीय KMnO4 विलयन, जिसे बेयर रिएजेंट कहा जाता है, गुलाबी रंग का होता है, जबकि 1,2 ग्लाइकॉल्स कलरलेस होती हैं। तो क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देता है, जिससे कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति का पता चलता है। अब इन पे जो एडिशन होता है ये सिस एडिशन का ही एक उदाहरण है। कार्बन कार्बन द्विबंध पर जो हाइड्रोक्सिलीकरण होता है यह। सेकंड जो रिएक्शन है वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ OSO4 के साथ कार्बन कार्बन द्विबंध पर वही सिस हाइड्रोक्सिलीकरण होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। और यह अभिक्रिया एक साइक्लिक इंटरमीडिएट के माध्यम से संपन्न होती है। ये देख रहे हैं आप, OSO4 का द्विबंध टूटता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है जिसका जल अपघटन होने पर फाइनली 1,2 ग्लाइकॉल की प्राप्ति इसमें होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीकरण। तप्त रजत चूर्ण पर एल्कीन तथा वायु के मिश्रण को प्रवाहित करने पर द्विबंध पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है और इपॉक्सी कंपाउंड्स बनते हैं। रजत चूर्ण यानी सिल्वर पाउडर गर्म करते हैं उसको, तो एल्कीन और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं इथीन की रिएक्शन। ऑक्सीजन सिल्वर चूर्ण गर्म करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड बनता है, इपॉक्सी इथेन कहते हैं इसे।
द्विबंध टूटकर एक ऑक्सीजन परमाणु दोनों कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है प्रोपीन का। इसमें प्रोपाइलीन ऑक्साइड बनता है और ये अभिक्रिया सेकंड जो रिएक्शन है ये भी अपने आप में एक अलग रिएक्शन है। प्रोपीन की आप देख रहे हैं जो कि पर एसिड्स की उपस्थिति में है C6H5CO3H। तो कुछ एल्कीन्स के इपॉक्सीकरण के लिए पर एसिड्स का प्रयोग भी कहा जाता है और इस अभिक्रिया को प्रिलेश्चव अभिक्रिया कहते हैं। तो पर बेंजोइक एसिड है ये C6H5CO3H पर बेंजोइक एसिड प्रोपाइलिन ऑक्साइड बनता है और बेंजोइक एसिड इसमें। तो ये जो इथाइलिन ऑक्साइड बन रहा है इसे इपॉक्सी इथेन भी कहते हैं, ऑक्सीरेन भी कहते हैं। इसलिए प्रोपाइलिन ऑक्साइड को इपॉक्सी प्रोपेन या मिथाइल ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो यदि एल्कीन्स को अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा प्रबल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और एल्कीन के स्ट्रक्चर के अनुसार प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस एल्कीन की नेचर क्या है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोपीन अम्लीय K2Cr2O7 से एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, 2-मिथाइल प्रोपीन से एसीटोन और फॉर्मिक एसिड जो सेकंड रिएक्शन है। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। तो इस अभिक्रिया में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का विदलन होता है यानी टूटता है, अणु 2 भागों में बढ़ जाता है और ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। आप देखें एल्कीन जनरल रिएक्शन में इस एल्कीन पर O3 का योग ओजोनाइड बनता है, एक साइक्लिक संरचना बनती है जिसका जल अपघटन जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक पाउडर की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। 1-ब्यूटीन की रिएक्शन आप देख रहे हैं, ओजोनाइड बनता है और प्रोपेनल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपेनल एंड मेथेनल इसमें प्रोडक्ट में बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो अभी तक जो पढ़ी थी रिएक्शन हमने वो एडिशन रिएक्शन है, उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों में ही मेन रूप से पाई बॉन्ड टूटकर एडिशन रिएक्शन होती है। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो एल्कीन की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक जॉइंट मॉलिक्यूल यानी एक बहुलक बनाते हैं और इस प्रकार से ये एक पॉलीमर बनता है। एक सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हो, इथीन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई प्रेशर गर्म करते हैं तो पॉलीइथीन बनता है। अब ये अभिक्रियाएं अलग अलग इनकी क्रियाविधि को अगर हम देखें तो ये अम्ल एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं या पर ऑक्साइड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं। इसके अलावा
ये क्षार बेस कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी है, और एक इसमें बहुत जिगलर नाटा कैटलिस्ट का भी उपयोग किया जाता है। फर्स्ट रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, यानी एल्कीन का पॉलीमराइजेशन होता है, वो एसिड कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये आप देख रहे हैं आइसोब्यूटाइलीन से पॉली आइसोब्यूटाइलीन का बनना। तो मैकेनिज्म में आप देखें कि प्रोटॉन एक H पॉजिटिव आयन क्रियाविधि में तो कार्बोकैटायन बनता है। अब ये जो बना हुआ कार्बोकैटायन है, ये एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करता है, डाइमर बनता है, डाइमर से ट्राइमर बनता है, और इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती रहती है, और फाइनली एक पॉलीमर कार्बोकैटायन बनता है जो एक प्रोटॉन त्याग कर न्यूट्रल पॉलीमर बनाता है। जो लास्ट वाली आप रिएक्शन देख रहे हैं, एक पॉलीमर कार्बोकैटायन है जो एक H पॉजिटिव आयन का एलिमिनेट करता है, त्याग करता है, और फाइनली इसमें पॉली एल्केन बनते हैं। सेकंड है पर ऑक्साइड कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ये अभिक्रियाएं कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती हैं और हाई प्रेशर पर एल्कीन्स को गर्म करने पर संपन्न होती हैं। रिएक्शन आप देखें, प्रोपीन का परऑक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन होने पे पॉलीप्रोपीन का बनना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो हर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं: चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में परऑक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है जो एक प्रोपीन से क्रिया करके फ्री रेडिकल बनाता है, जिसमें उस कार्बन परमाणु पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फ्री रेडिकल बनता है। ये फ्री रेडिकल बना हुआ फर्दर एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करके फ्री रेडिकल बनाता है, और यह श्रृंखला अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 2 फ्री रेडिकल परस्पर संयुक्त होकर एक उदासीन अणु नहीं बना लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेस कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब कोई एल्केनिक समूह के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो, तो ऐसी एल्कीन्स क्षार की उपस्थिति में पॉलीमर बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फिनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, NaNH2 की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है। यानी यह अभिक्रिया एक क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए इन्हें बेस कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं नेगेटिव आयन यानी ऋणायनों के माध्यम से संपन्न होती है। लास्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। ये एक कैटलिस्ट है जिसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी उपस्थिति में
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन का बनना। तो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शंस होती हैं, पॉलीमर्स जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, पॉलीइथीन, पीवीसी, इन सब के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस ये होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एल्कीन्स की दो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड सेकंड थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। थैंक यू सो मच।